नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाते हैं, और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 आप लोगों के सामने है। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसके अनुसार स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर करेक्ट जो है स्टेटमेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजन for the scheduled caste and the scheduled tribe for their admission in the private aided educational institution। तो देखिए, प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि ये 15 के क्लाउज 4 में जो है ऐसा मेंशंस है कि स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन वाइल लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और ये सिर्फ एडेड नहीं बल्कि अनएडेड जो है बाई स्टेट में भी ये स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। उसके देखिए, स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर एडमिशन इन द प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी सही है। तो देखिए, एडेड में भी कर सकता है, अनएडेड में भी कर सकता है, चाहे वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 15 के क्लॉज 4 में ऐसा जिक्र है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, तीसरा स्टेटमेंट है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट इज ईडब्ल्यूएस इन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो देखिए, तीसरा स्टेटमेंट एक सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में ऐसा मेंशंस है कि स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस दैट इज ईडब्ल्यूएस इज सो फॉर सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो होता है तो जिसमें कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे एडेड हो चाहे अनएडेड हो बाय द स्टेट, तो अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी देखिए, माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसमें जो है नहीं, चाहे देखिए प्राइवेट हो, एडेड, अनएडेड या फिर गवर्नमेंट का हो, उसमें जो है ये जो है रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट है गलत। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, हिंदी में भी इसको आसानी से देख पा रहे होंगे कि आंसर बी है, क्योंकि जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में जो है यहाँ पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है। अब देखिए, 15 जो आर्टिकल है ये तो कई बार डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसमें अलग अलग क्लाउज है, तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 58 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, जिसमें कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने है कि आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्या आर्टिकल 1 में ऐसा मेंशन है? जी हाँ, आर्टिकल 1 में सीधे सीधे मेंशन है इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके देखिए, स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है कि द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये वाइडर एक्सप्रेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया से? नहीं, ये गलत है। ये अगर उल्टा कर देता तो ये सही होता। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर होता है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया जो सिर्फ इंक्लूड करता है स्टेट्स को, सिर्फ स्टेट्स को, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट को भी इंक्लूड करता है, यूटी को इंक्लूड करता है, और साथ ही साथ अगर भारत किसी और
जो है देश को यहाँ पर मर्ज कर लेता है अपने में, तो उसको भी जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया भी कहेंगे हम लोग। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है बड़ा है। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग राइट्स। अब देखिए राइट्स के बारे में, यानी कि आपके अधिकार के बारे में बात किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में मेंशन है। तो देखिए राइट टू एजुकेशन, तो देखिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, राइट टू प्रॉपर्टी, protections of the language, a script and the culture of minority, right to move freely throughout the territory of India। अब देखिए how many of the above rights are available to a citizens of the Britain living in India। यानी कि कोई ब्रिटेन का नागरिक है और भारत में रह रहा है, तो उसको इनमें से कौन सा अधिकार यहाँ पर मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये यानी कि कुल मिलाकर ये 5 अनुच्छेद है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ये प्राप्त है। तो देखिए भारतीय नागरिक को यहाँ पर प्राप्त है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये उसको भी अधिकार है, लेकिन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, तो इस तरह से राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये 19 में आता है। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शंस ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए 19 में क्या बोलता, जो यानी कि आर्टिकल 19 में क्या करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, 6 राइट है ये, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो 6 राइट है, जिसमें क्या स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेसिडेंस है, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। देखिए 2 और 5 तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यानी कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ये 19 में आता है। देखिए ये है गलत, ये यानी कि राइट नहीं मिलेगा। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी नहीं कर सकता, तो देखिए ये भी यहाँ पर हो गया गलत। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रोटेक्शंस ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, तो एक आर्टिकल 29 में ऐसा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 29 में लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, तो देखिए ये भी आपको हो चुका है गलत। अब देखिए यहाँ पर आपको राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 300A में रखा गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो अब 300A है, लीगल राइट है, तो ये ब्रिटेन के नागरिक को मिलेगा। उसके बाद देखिए राइट टू एजुकेशन भी मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये 21A अनुच्छेद में है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पर राइट मिलेंगे, यानी कि 1 और 3। तो इस तरह से ओनली बी यहाँ पर हो जाएगा सही, यानी कि ओनली 2 यहाँ पर राइट यहाँ पर मिलने वाले हैं ब्रिटेन के नागरिक को। तो इस तरह से अब देखिए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो 12 से 35 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को है। तो आर्टिकल 15 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 में देखिए 6 राइट है, जिसमें कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और टू यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड्स एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये सिर्फ भारतीय नागरिक को है। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। उसके बाद आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेस्पेक्ट टू द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में OCI बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अगर हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए इनमें से कितने जो है स्टेटमेंट सही है। अब देखिए OCI जो कार्ड होल्डर होते हैं वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो क्या ये सही है?
तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि एक होता है NRI। ध्यान रखिएगा NRI होते हैं जो कि नॉन रेसिडेंस इंडियन होते हैं। तो NRI जो होते हैं वो होते हैं इंडियन सिटीजन्स जो कि बाहर के देश में रहते हैं। तो ये तो सिटीजन्स होते हैं, लेकिन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन जो इंडिया होते हैं यानी कि OCI कार्ड होल्डर होते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि OCI कार्ड होल्डर इज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर OCI इसके जगह अगर NRI कर दिया जाता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता कि NRI इज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो देखिए ये अगर NRI करते तब सही होता, OCI कार्ड होल्डर है तो एक गलत है। उसका देखिए दे आर इंटाइटल टू होल्ड पब्लिक ऑफिस इन इंडिया। तो देखिए OCI को यहाँ पर पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं मिलेगा यहाँ पर, यानी कि OCI आर नॉट इंटाइटल टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, और वो इलेक्शन में वोट भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये भी गलत है। दे आर प्रोवाइडेड विद द मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजास फॉर द विजिटिंग इंडिया। तो ये देखिए सही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो केवल एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ओनली 3 यहाँ पर सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा यहाँ पर सिर्फ सही है। अब देखिए हिंदी में थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं कि देखिए OCI कार्ड धारक भारत का नागरिक है जो आमतौर पर भारत से बाहर रहता है, गलत। NRI रहते हैं ऐसा। वे भारत में सार्वजनिक कार्यालय रखने के हकदार है, गलत। उन्हें भारत आने के लिए बहुप्रवेश आजीवन वीजा प्रदान किया जाता है, ये सही है। तो केवल 3 यहाँ पर सही है। अब देखिए OCI के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान रख लीजिए कि OCI जो अगर कार्ड होल्डर हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो देखिए मल्टीपर्पस मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजाज फॉर विजिटिंग इंडिया मिलेंगे, exemption फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द लोकल पुलिस अथॉरिटी फॉर एनी लेंथ ऑफ द स्टे इन इंडिया। उसके देखिए पैरिटी विथ NRIs इन रेस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड एक्सेप्ट इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। यानी कि देखिए कृषि बागान संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा क्षेत्रों के संबंध में NRI के साथ समानता इनको है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।